सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप जेई मेंस में देखें, जेई एडवांस में देखें, चाहे नीट के अंदर देखें, चाहे सीबीएसई बोर्ड के अंदर देखें आप ये चैप्टर को। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। पहली बात तो ये बोल दिया गया कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये बात समझ में आ गई होगी तुमको। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जो भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनको फॉलो करना है। हालांकि एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ अभी एनसीईआरटी को पढ़ना है। जिस दिन हमारी एनसीईआरटी हमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसके बाद ही हम अदर सप्लीमेंटेड मटेरियल या कोई दूसरी बुक को देख सकते हैं। मैं ये सिर्फ एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करके बात बोल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, इन दैट सिनेरियो वो फिर दूसरी बुक को रिफ़र कर सकता है। लेकिन मेरी बात आप याद रखना, मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट इतना पार्ट जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको आप छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट से ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और इस चैप्टर में खास बात यह है कि आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं लास्ट के चैप्टर्स में भी बोल रहा था, यहाँ पर भी आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स की स्टडी करेंगे। और लोग तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं कि रटा नहीं जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। मेरा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि भाई सब कुछ याद करना है। तो और याद करने का तरीका ऐसा नहीं है कि रोट लर्निंग आप बस बैठ के रट्टा मार रहे हो। आप बस पढ़ते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बात मेरी याद रखना। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन तो स्टडी करेंगे, और दो दो तरीका है इसको कैसे आप कर सकते हैं इस चैप्टर को। एक तो तरीका ये है कि अगर आपके पास फिजिकली एनसीईआरटी बुक है, मतलब आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह नहीं है, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी रखें और जो भी मैं लाइन बोलूँगा उसको वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, या वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा तो उसको लिख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप संग संग नोट्स बना सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कॉपी लें, और कॉपी के अंदर जो भी लाइंस मैं बोलूँगा एनसीईआरटी की, उसको पॉइंट्स के फॉर्म में अपने नोट्स में इंक्लूड करें, मतलब प्रॉपरली नोट्स बनाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, पी ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो भाई मेरा सजेशन रहेगा नोट्स बनाने के लिए, बट आप अगर चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। वो आपका खुद का एक डिसीज़न होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे हम और पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। So in class 11th, you have learned that p block element are placed in the group 13 to 18th of the periodic table. Okay. So देखिए, 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप होता है उसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो यहाँ पर देखिए 13 14 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। बोरोन फैमिली होती है और कार्बन फैमिली होती है। तो 13 और 14वां ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम 15th ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। फिर 16th ग्रुप पढ़ेंगे फॉस्फोरस, सॉरी ये अच्छा नाइट्रोजन का ही पार्ट है ना। फिर ऑक्सीजन, अच्छा इसमें ऐसे नहीं दिया, मैं बताता हूँ। अच्छा पहले इसमें नाइट्रोजन दिया है, कोई बात नहीं। देखो 15th ग्रुप से इस बार हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो यहाँ पर ग्रुप 15 की बात की हुई है। तो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 13 से लेके 18 ग्रुप के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सो आप पहला पॉइंट यहाँ पर कैसे लिखेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 टू 18, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 NP126, NS2 NS2 NP126, ये पी ब्लॉक का
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का। वैलेंसी सेल बोलने का मतलब है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। ठीक है, ये क्लास 11th में भी पढ़ाया गया हो, तो बहुत ज़्यादा इस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे। हाँ, हीलियम का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम में सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, पी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड ही नहीं होते, तो पी वाला ऑर्बिटल वहाँ पर खाली होता है, वैकेंट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंसी सेल का NS2 NP1 to 6 होता है, 13 से 18 ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Properties of p block element like that of others are greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity। तो भाई जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करेंगी, भाई रेडियस कैसा है एलिमेंट का, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। तो इन सब बातों पर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी पी ब्लॉक एलिमेंट की वो डिपेंड करेंगी, जैसा सबके साथ होता है। चाहे एस ब्लॉक ले लो, चाहे आप पी ब्लॉक ले लो, चाहे डी ब्लॉक ले लो, किसी भी एलिमेंट को ले लो, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हीं सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? वो एटॉमिक साइज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सारी बातें हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर एक नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड। देखो सेकेंड पीरियड मैं अगर आपको बताऊँ, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया, मतलब ठीक है, सेकेंड पीरियड में जैसे हीलियम के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तो सेकेंड पीरियड में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पहले वाले तो हाँ, द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होगा। ठीक है, क्योंकि n बराबर टू में खाली खाली क्या आ सकता है, s और p आ सकता है। आपने 2s और 2p देखा होगा, 2d तो नहीं देखा होगा। तो n बराबर 2 मतलब पीरियड नंबर 2 तक, सेकेंड पीरियड तक सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते। वो तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, n बराबर 3 से स्टार्ट होते हैं। n बराबर 3 बोलने का मतलब क्या है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो 3d आपने सुना होगा, लेकिन आपने 2d नहीं सुना होगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो सेकेंड पीरियड तक के एलिमेंट्स होंगे उसमें तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा, है ना। एंड द प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल इन द हैवियर एलिमेंट। अब देखो जो थर्ड वाले पीरियड में होंगे उसमें डी होगा, और थर्ड के बाद 4, 5, 6 इसमें एफ बी ऑर्बिटल होगा। तो डी और एफ ऑर्बिटल हायर एलिमेंट्स में पाए जाएंगे। हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, उसका भी इफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज़ पर, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कौन कौन इफेक्ट करेंगे, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। संग में इस बात पर भी फ़र्क पड़ेगा कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि सेकेंड पीरियड तक डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और उसके बाद थर्ड वाले पीरियड में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और उसके आगे एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। तो इस बात से भी फ़र्क पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एक और चीज़ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको मेटलॉइड भी देखने को मिलेंगे, और आपको नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों ही देखने को मिलेंगे। दैट ब्रिंग द डाइवर्सिफिकेशन इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट वी कैन सी मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हम मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों को ही देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिख लिया करो, थोड़ा बहुत तो टाइम मैं दे दूंगा लिखने के लिए। नोट्स बगल में रखो, पेन रखो तैयार, और एयरफोन लगा के देखा करो, जो कि बगल में किसी को डिस्टर्ब ना हो, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सको, आपको भी डिस्टर्ब ना हो। देखो आगे क्या है, हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 13 और 14वां ग्रुप हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, पी ब्लॉक में केमिस्ट्री में क्लास 11th में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्लास 12 में ग्रुप 15 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट को। ठीक है, एक बार मैं फटाफट ये बातें बोल देता हूँ, क्या क्या बातें अभी तक हुई हैं
जो बच्चा लेट हुआ हो या जिसके दिमाग में अभी तक फिट नहीं हुआ हो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि भाई पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 13 से 18 के बीच में बिलोंग करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वैलेंसी सेल की वो NH2 NP1 to 6 होती है। हीलियम का एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर p ऑर्बिटल्स नहीं होते फिल्ड, उस वो 1s2 तक ही होता है। फिर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की वो किस किस से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके साथ साथ एक चीज़ और डिपेंड कर जाती है। कौन सी चीज़ है कि भाई d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं कि नहीं है, इस बात से भी फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर्टी को। फिर एक बात ये थी कि भाई मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल ये सारे कुछ आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग अपनी स्टडी आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से। ठीक है, तो चलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो आपको देखने में ग्रुप 15 में 15वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे भाई? नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, फॉस्फोरस मिल जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक मिल जाएगा, एंटीमनी मिल जाएगा और बिस्मुथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो इन 5 एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे ग्रुप 15 के अंदर। ये ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बगल में उनका सिंबल भी लिख लेना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, ये भी लिख लेना, इसका बगल में सिंबल भी लिख लेना, और बिस्मुथ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई ग्रुप 15 में कौन कौन पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटेलॉइड कैरेक्टर। मतलब बोलने का ये है कि ऊपर तो भाई नॉन मेटल पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर तो एक सेकंड रुको, तो ऊपर भाई कौन पाया जाता है? नॉन मेटल। ठीक है, और फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो कौन हमें मिलेगा? मेटेलॉइड। ठीक है, नीचे जाएंगे तो हमें कौन मिल जाएगा बेटा? मेटेलॉइड। और नीचे जाएंगे तो हमें कौन मिल जाएगा? मेटल। तो नीचे कौन पाए जाते हैं? मेटल। सबसे ऊपर कौन पाया जाता है? नॉन मेटल। और बीच में कौन पाया जाता है? मेटेलॉइड। बात समझ में आया? तो हमें तीनों मिल जाएंगे। अब जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो ये दोनों क्या हैं? बोलो बोलो, नॉन मेटल्स हैं। तो याद रखने वाली बात क्या हो गई कि भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ऑर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? ऑर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, ऑर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या हो जाएगा? ये मेटेलॉइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मेटेलॉइड हो जाएगा, ये याद रखना है। और बिस्मुथ क्या होगा? बिस्मुथ होगा मेटल, टिपिकली मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपके लिए एक पॉइंट आ गया कि भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो नॉन मेटल है, ऑर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड है और बिस्मुथ आपका मेटल है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट हो गया। चाहे तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। जो अभी आपको लिखना है, एक तो पहला आपको ये पॉइंट लिखना है कि भाई ग्रुप 15 में कौन कौन है। तो कौन कौन है बेटा ग्रुप 15 में? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथ है। एक ये हाईलाइटेड पॉइंट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड तीनों मिलेंगे। बात करें अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, तो ये सब नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, ऑर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं और बिस्मुथ क्या होता है? मेटल होता है। तो ये एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको वापस से बेटा 2 पॉइंट लिखने हैं कि ग्रुप 15 में कौन कौन पाया जाता है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होंगे और बिस्मुथ टिपिकली मेटल होगा। तो इस पॉइंट को आप फटाफट लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलो ये लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अकरेंस की, कि ये सब अकर कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा
कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बोलने का मतलब है नाइट्रोजन गैस, तो भाई जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है वो कंप्राइज करता है 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तो 78% हो गया एटमॉस्फेयर से ही, है ना। इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर इट अकर एज अ सोडियम नाइट्रेट। अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन कैसे पाया जाएगा? सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में। सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 के फॉर्म में पाया जाएगा। तो NaNO3, इसको हम चिले सॉल्ट पेटर भी बोलते हैं, नाम याद रखना, चिले सॉल्ट पेटर। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट के भी फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम इंडियन सॉल्ट पेटर बोलते हैं, KNO3। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ ये चीज़, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो मैं पॉइंट बोलूँगा उसको बढ़िया से लिखते रहना, और बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे एक एक चीज़ को, और उसके बाद तुम्हारा काम होगा उसको रिवाइज कर लेना घर पर, तो फिट हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से क्या है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइज करता है 78% एटमॉस्फेयर का, और अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में पाया जाएगा नाइट्रोजन। एक तो NaNO3 के फॉर्म में पाया जाएगा। बेटा NaNO3 को क्या बोलते हैं? चीले सॉल्ट पेटर, चीले सॉल्ट पेटर। और KNO3 के फॉर्म में पाया जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाएगा, उसको क्या हम पढ़ेंगे? इंडियन सॉल्ट पेटर। ठीक है, पहली बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ही बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, इसका डिस्कशन हमने कर लिया। फिर है देखो, इट इज़ फाउंड इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो ऑब्वियसली अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्लांट और एनिमल में प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है ये। ठीक है, अब फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन तो हो गया भाई, नाइट्रोजन का अकरेंस हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब हम फॉस्फोरस की बातें करने जा रहे हैं। तो फॉस्फोरस भाई हमें मिनरल्स में मिलता है। ठीक है, मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। ठीक, जैसे ये यहाँ पर देखिए मिनरल्स दिए गए हैं, तो आपको मिनरल्स में आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा, इस मिनरल में आपको फॉस्फोरस मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एपेटाइट फैमिली का एक जनरल फार्मूला है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा विच आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक। तो एपेटाइट फैमिली जो होती हैं वो मेन कॉम्पोनेंट होती हैं फॉस्फेट रॉक की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से देखेंगे। फिर आगे हम बात करें अगर फॉस्फोरस की, तो इट इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। तो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एनिमल और प्लांट का, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी फॉस्फोरस पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन एज वेल एज इन द लिविंग सेल्स। तो फॉस्फोरस हमारे बोन्स में मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, वापस से बता रहा हूँ, बोन्स में मिलेगा, लिविंग सेल्स में मिलेगा। ठीक है, ये कौन मिलेगा? फॉस्फोरस। बात समझे? फॉस्फोरस, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? अच्छे से समझते चलना। तो फॉस्फोरस हमें यहाँ यहाँ मिल गया। अब देखो, फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क और एग में। तो मिल्क और एग में हमें फॉस्फोप्रोटीन मिलते हैं। मिल्क में और एग में क्या मिलता है? फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। ओके, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर फाउंड मेनली एज अ सल्फाइड मिनरल। तो सल्फाइड मिनरल्स में आपको ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर मैं बात करूं इन पॉइंट्स की अकरेंस की, तो अकरेंस में आप बहुत कुछ नहीं लिखे नोट्स में तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप बस, आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। तो ये सारी लाइंस आपके टिप पर होंगी। जब आपकी एनसीईआरटी की लाइंस टिप पर होंगी तभी आप दूसरा काम करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अदरवाइज कुछ ना करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे तो हमें तब भी समझ में आ जाएगा ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। सो वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात समझनी है कि जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इन एलिमेंट्स की, वो होती है NS2 NP3। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? NS2 NP3। इस चीज़ को याद रखेंगे, NS2 NP3, ये पहला पॉइंट हो गया लिखने वाला। तो आप अब हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 इज NS2 NP3। एन क्या है? एन पीरियड नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2s2 2p3। ठीक है, ठीक है, बात समझे? तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2s2 2p3 सेकेंड पीरियड का होगा। फर्स्ट पीरियड का होगा तो क्या लिखेंगे? 1s2 1p3। सॉरी, 1p3 क्या होगा? फर्स्ट पीरियड में तो आएगा ही नहीं, है ना। थर्ड पीरियड में होगा तो क्या लिखेंगे? 3s2 3p3। बात समझे? तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। बात समझ में आया? तो सेकेंड पीरियड में यहां पर कौन मिल जाएगा आपको? नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे कौन आएगा? नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फिर ऑर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मुथ। तो हो गया पहला पॉइंट कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, द s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट इज कम्प्लीटली फिल्ड। ऑब्वियसली जो s ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। P3 है ना, तो P3 का मतलब क्या है? p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो s ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ देखते हैं, नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बता दिया जाता है आपको कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल। तो इसी वजह से देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है इसको। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल हैं? बिकॉज दे हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है उनके पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो पॉइंट्स हमने लिखने थे वो हम लिख चुके हैं। दो पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पर। पहला पॉइंट ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP3। दूसरा पॉइंट है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। ओके, कोई पॉइंट अगर छूट जाता है तो मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पर हमने पहला सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कवर कर लिया है, और दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का। मैं इसको हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करें अच्छे से। सब चीज़ को दिमाग में फिट करते चलना है अपने को। चलो, अब आपको जनरली पता होगा, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं। तो नीचे जाने पर भाई साइज़ का क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस वी नो, है ना। अब वही यहाँ पर भी है, कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज इन साइज डाउन द ग्रुप। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख लेना आप कि मूविंग डाउन द ग्रुप, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। ठीक है, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मुथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो नाइट्रोजन से, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बोला है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस अगर हम जाते हैं तो कंसीडरेबल मतलब काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ होता है रेडियस, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है रेडियस नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाएंगे तो। लेकिन जब हम ऑर्सेनिक से बिस्मुथ जाएंगे, ऑर्सेनिक से बिस्मुथ जाएंगे
तो देयर इज ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस, यहाँ पर इंक्रीमेंट जो होता है वो स्मॉल होता है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स. तो भाई इसका कारण क्या होता है, इसका कारण हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैं हिंट ही दूंगा आपको, ये 11th वाले चैप्टर से जाके रिवाइज करना है. पुअर शील्डिंग होती है इसमें, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में तो ज़्यादा साइज बढ़ रहा होगा, लेकिन ऑर्सेनिक से बिस्मुथ जाएंगे तो उतना साइज नहीं बढ़ता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें, और उसकी वजह से शील्डिंग ख़राब हो जाती है, और साइज़ में जो शेल्स के नंबर ऑफ शेल्स की वजह से बढ़ना चाहिए था वो शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को रिवाइज कर लेना, ठीक है. चलो, ये आयनिक रेडियाई वाला हो गया. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप टेबल से भी देख सकते हैं. हम टेबल को अगर देखें, एक काम करते हैं टेबल भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस को देख लेते हैं, ठीक है. तो देखो नाइट्रोजन का 70 है, फिर 110 है, फिर 121 है, फिर 141 और फिर 148 है, ठीक है. तो 70 से 110 तो नाइट्रोजन में हो गया. फिर फॉस्फोरस में भी यहाँ पर देखो 70 से 110 आया, तो 70 से 110 का मतलब क्या है, 40 इंक्रीमेंट हुआ. 110 से 121 आया, 11 का इंक्रीमेंट हुआ. यहाँ पर देखो 20 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है. और फिर यहाँ पर बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ, 7 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से साइज में अंतर आ रहा है. तो ऑर्सेनिक से बिस्मुथ में, बात मेरी समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो ऑर्सेनिक से बिस्मुथ अगर हम चले भी जाएं तो टोटल कितना आ रहा है, 27 का अंतर आ रहा है. लेकिन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जा रहे हैं तो 40 का अंतर आ रहा है. बात समझे. अगर हम आयनिक रेडियस भी देखेंगे तो 171, फिर 212, 222, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो रहा है. तो नीचे जाने पर सिंपल सी बात क्या है कि रेडियस जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. चलो इसको मैं हटा देता हूँ. तो अब तुमने ये वाला पॉइंट लिख ही लिया होगा, एटॉमिक रेडियाई वाला, जो भी पॉइंट लिखना था. यहाँ पर चाहो तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात भी लिख सकते हो. किसी बच्चे को अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, फिर मैं वहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी कर दूँगा, लेकिन वो आपको खुद ही पूछना पड़ेगा क्योंकि ये 11th की चीज़ है. तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. चलिए, तो एटॉमिक रेडियस हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या होता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, घट जाती है. तो नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालना रिलेटिवली ईजियर होगा. कैसे होगा, चलो समझते चलते हैं, थोड़ा मज़ा लेते चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हमें समझ में आए थोड़ा. बट अल्टीमेटली क्या करना है आपको बेटा, याद करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. ये सब फैक्ट्स हैं, उनको याद ही करना है. मज़े के लिए, सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए सब समझा रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली तो करना याद ही है. तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भाई घटने लगेगी. अब आपको अगर मालूम हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है. अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा,
इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ही तो अपनी तरफ खींच रहा था। अगर ये दूरी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगती है, साइज बढ़ने लगता है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल होता है वो आसान हो जाता है। इसका मतलब हमको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फिर उस केस में। तो यही बोला है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और स्मॉलर साइज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 15th ग्रुप का होता है दैट इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रुप 14 की और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो 15th वाले ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेकेंड, आप लोग ये चीज़ लिख चुके हो ना। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो मैंने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख दिया है, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कॉपी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, थोड़ा और समझना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कॉपी किया होगा तो पॉज कर देना वीडियो को, वहाँ से कॉपी कर लेना। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पॉइंट समझाना है इसी पर, तो मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या बात बोली जा रही है। आगे ये बात बोली जा रही है कि भाई ग्रुप 14 और ग्रुप 15 की अगर आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर किया जाए, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली है और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपैरिजन करेंगे तो ग्रुप 15 की कुछ ज़्यादा ही होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है? द रीज़न इज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। इस वजह से इसके जो ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और उनसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पर बोला गया है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड स्मॉलर साइज भी छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आपको पता है कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है लेकिन अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो साइज क्या होता है बेटा? घटता है, ठीक है। तो 14 और 15th ग्रुप में साइज किसका कम होगा? 15th ग्रुप का साइज कम होगा, ठीक है। इस वजह से भी साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलो करस्पॉन्डिंग पीरियड यहाँ पर बोला है। करस्पॉन्डिंग पीरियड बोलने का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो कार्बन और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो बोलो किसकी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। करस्पॉन्डिंग समझे? मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम सेम वाला, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन को ही हम कंपेयर करेंगे। बात समझ रहे हो? कार्बन और फॉस्फोरस को कंपेयर नहीं करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग है, सामने सामने वाला, ठीक है। चलो अब आगे देखो, द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड एज। अच्छा ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक आप क्लियरली लिख लो जो चीज़ आपको लिखनी है। 1 मिनट का टाइम दिया, चीज़ों को देखो सामने से, अगर डाउट पूछना है तो डाउट पूछो, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है लिखने वाला तो अपने आप लिख लो, कुछ पूछना है कि ये चीज़ कैसे लिखना है तो वो भी पूछ सकते हो। हम लोग बहुत धीरे धीरे करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे हर दिन, ऑलमोस्ट रख लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हमें बहुत मज़ा आएगा। कम कम देर के लिए करेंगे और आपको क्या करना है ना, घर पर रिवाइज करते रहना है, बस इतना काम कर दो। ये मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिटा दो इसको, अगर नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लेना वीडियो, फिर आगे चला देना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये बोला है ना कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने तो नाइट्रोजन प्लस बन गया,
एक और निकालोगे तो नाइट्रोजन +2 बन जाएगा, और एक और निकालोगे तो नाइट्रोजन +3 बन जाएगा। मेरी बात समझे? तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन +1 बनाने में जो एनर्जी लगी होगी ना, उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर N+ से N+2 बनाने में जो एनर्जी लगी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहाँ यहाँ पर IE को इसने ΔS से रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। इस चीज़ को याद रख लेना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, ये चीज़ मैंने बता दी है यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ये लिख लेना। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मदद से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नाइट्रोजन में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, फिर उसके बाद एक और निकालोगे तो फिर जो एनर्जी कहलाएगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर से एक निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, चलो तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का तो पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं आगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम स्टडी करेंगे अब। वी विल स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। लिख देता हूं मैं यहां पर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेकेंड, जैसे मान लो ना कि एक बॉन्ड है AB, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पर AB। अब मैं कह रहा हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेगा ना, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर शेयर हो रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वास्तविकता में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है ना, वो इसकी तरफ ज़्यादा खींचे होंगे और बी से दूर होंगे थोड़े से। बात समझे? ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ए की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि ए उनको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, बाकी थोड़ा बहुत ही समझाने के लिए लिखा है। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होती है इन जनरल, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऑन सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा इन जनरल। एक्सेप्शन भी हो सकती है। जनरली क्या है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, हाउएवर अमंग्स द हैवियर एलिमेंट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर अपने सामने देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की 3 है, फिर घट गई 2.1 हो गई, फिर 2 हो गई, और फिर घट के 1.9 हो गई, और फिर घट के 1.9 बिल्कुल नहीं घटी यहाँ पर। तो आप क्या देख पा रहे हो अपने सामने कि एंटीमनी और बिस्मुथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 1.9 1.9 है, बाकी डिक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये याद रख लेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है,
कहने का मतलब ये है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा ना वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कहने का ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि 3 से 2.1 के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 0.9 है। फिर यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 0.1 है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 0.1 है। और यहाँ पर बेटा जीरो का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो कंसिक्वेंटली घटता जा रहा है। तो यही बोला गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कवर कर लिया है, जो कि बहुत ईजी सी चीज़ थी। तो याद रखेंगे हम ये सब बातें। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे इसमें जैसे ये तुम्हें पॉइंट याद है ना, तो इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग कि भाई बताओ नाइट्रोजन है आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास है जी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, अब बताओ इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दो। तो यू नो कि नीचे जाने पर घट रही है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक और फिर एंटीमनी। वेरी सिंपल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। तो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका ऑर्डर बता दो। फिर अभी तक जो हमने पढ़ा है, मान लो ये ना पूछ के साइज़ का ऑर्डर पूछ ले कि भाई नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। अब आप बता दो इसमें साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बता दो साइज़ का ऑर्डर नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो बस ये हो जाएगा ऑर्डर। हो सकता है इसी में पूछ ले आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। अब बताओ इसमें आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नीचे जाने पर आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, हाँ बोलो, घट रही है ना। तो इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। फिर आपसे पूछ ले, चलो हमने और भी पढ़ा है कि आप कार्बन और नाइट्रोजन में बता दो किसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अभी हमने पढ़ा है ना ग्रुप 14 और ग्रुप 15 का कंपैरिजन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी कॉपी कर लेना। ये जो मैं क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ इसको कॉपी करो तो बहुत जल्दी से, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सामने तुम्हारे। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करेंगे इनऑर्गेनिक की। जब तक आपके टिप पर एनसीईआरटी नहीं हो जाती तब तक आप कुछ भी मटेरियल इनऑर्गेनिक का डाइजेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म हमने पूरा कर लिया है, और जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बातें कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो भाई सबसे पहला है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के वो सब पोली एटॉमिक हैं, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन ही देख लो, नाइट्रोजन गैस डाई नाइट्रोजन होता है, ठीक है, N2। फॉस्फोरस में आपने देखा होगा P4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो पोली एटॉमिक होते हैं। ठीक है, चलो, डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, दो नाइट्रोजन होंगे, वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड। तो यहाँ पर एक पहला पॉइंट ये हो गया कि जो डाई नाइट्रोजन होगा ना, मतलब N2 होगा, ये तो गैस है, बाकी जो रेस्ट नीचे जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सब क्या बनेंगे बेटा, सॉलिड बनेंगे। तो एक ये पॉइंट हो गया कि भाई डाई नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस होता है, वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड। तो ये एक पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हो। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इस बात को भी याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर ज़्यादा अच्छा मेटल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी मेटल तभी अच्छा होगा जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन कब लिबरेट करेगा, जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो नीचे ही तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो अच्छा मेटल होगा, तो नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक पॉइंट ये लिख सकते हो। आपको तो पता ही है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल हैं,
आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड है, और बिस्मुथ क्या है, मेटल है। ये आपको पहले से ही पता है, आपने पहले ही लिख रहा है, तो फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली में मेटल कौन है, बिस्मुथ मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है और आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है। ठीक है, चलो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, एंड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। तो ये यहाँ तक पॉइंट आपको लिख लेना है कि मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बस इतना ही पॉइंट है। तो अभी तक के 2 पॉइंट हुए हैं कि डाई नाइट्रोजन जो है वो गैस होता है, वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये लिख लेना है आपको। और ये वाला पॉइंट आपने पहले से ही लिखा है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं, और बिस्मुथ मेटल होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटने लगती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, जनरली क्या होता है, नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मुथ। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर टेबल में। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, 77.2 है। ठीक है, ये मॉलिकुलर है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन का है। फिर ये 554 है, फिर 888 है, फिर यहाँ पर 1860 है, और फिर 1837 है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो नीचे जाने पर देख क्या रहे हो तुम, बढ़ता हुआ दिख रहा है तुमको, लेकिन यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मुथ से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा स्लाइटली घट गया है। बात समझे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा घट गया है। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या हुआ, 63 से 317, फिर यहाँ पर भी बढ़ा और फिर घटने लगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अलग ऑर्डर दिख रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर पूछा जाए आपसे क्या होगा, चलो मैं बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोलो क्या होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है, आपको कैसे समझना है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये आपके पास है। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो एंटीमनी का है, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या ऑर्डर बनाओगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ और फिर एंटीमनी। तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरीके से ये ऑर्डर चलेगा। आ गया समझ में, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लो। फिर ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिख लेते हैं। चलो लिखें। तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा है। फिर कौन है, आर्सेनिक के बाद कौन है, यहाँ पर आप देखो 904 एंटीमनी, और फिर इसके बाद 904 के बाद 544 बिस्मुथ, फिर इसके बाद 317 फॉस्फोरस, और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा, ये हो गया ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बाद क्या आना चाहिए था, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, तो उल्टा हो गया यहाँ पर। याद कर लोगे ना इस चीज़ को, कैसे याद करना वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट का। देखो तुम्हें क्या बताना था ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर क्या आना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी और बिस्मुथ आना चाहिए था। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिखो, इसको उल्टा लिखो, फिर बिस्मुथ लिखो, फिर एंटीमनी लिखो, फिर आर्सेनिक लिख दो। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से ऑर्डर करो, ये ऐसे तरीके से याद कर सकते हो। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में है वो टिप पर होनी चाहिए। एनसीईआरटी के एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप एनसीईआरटी करोगे, बाकी कोई किताब नहीं करोगे। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पढ़ना है और उसको हमेशा देखते रहना है। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में, नाइट्रोजन को छोड़कर ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कार्बन के 3 फॉर्म्स होते हैं, सुन लो, तुम्हें पता है कार्बन के 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो कार्बन के 3 अलग अलग फॉर्म हमें दिखते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलोट्रोपी शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीम होता है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करेंगे। नाइट्रोजन को छोड़ के सबके सब क्या शो करेंगे? एलोट्रोपी शो करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिख लो फटाफट। तो जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं तुम्हें यहाँ पर, जो तुमने नहीं लिखा है, तुम्हें फील हो रहा है कि इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखो उसको। तो मैं यहाँ से अब रब कर देता हूँ। ठीक है इतना? चलो, तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा है। आज हम थोड़ा सा लाइट रख रहे हैं अपने लेक्चर को। धीरे 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 जब आपको मन लगने लगेगा इस चैप्टर में, थोड़ा रिवीजन बढ़ा लोगे, तो फिर हम अच्छे से करने लगेंगे इस चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी तक। तो आज का लेक्चर बहुत कम रखा है हमने, फिर कल केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये टारगेट रहेगा 2 से 3 पेज एक लेक्चर में कंप्लीट करते रहें। ठीक है बेटा? तो इसको बढ़िया से रिवाइज करते रहना, बहुत अच्छे से, और एनसीईआरटी से ही करना है हमें, और किसी से कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे कहीं और से, मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। मैंने आपको आज टेलीग्राम पर मेटलर्जी के भी क्वेश्चंस भेजे हैं। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, उनको पीडीएफ चाहिए, तो चैनल इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो टेलीग्राम से। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेक्चर का अपडेट भी मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। तो आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं हम आज ख़त्म। चलिए, Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.